और तो आज हम एक ऐसे जादू को समझने की कोशिश करेंगे जिससे हम सब गुजरे हैं, पर जिसे हम में से किसी को भी याद नहीं। हाँ, बोलना सीखना। हमारे पास कुछ नोट्स हैं जो इस पूरे सफर की पड़ताल करते हैं। मतलब एक बच्चे की पहली आवाज से लेके पूरे पूरे वाक्य बनाने तक। और मजे की बात यह है कि ये दुनिया का शायद सबसे मुश्किल काम है। अच्छा। हाँ, और इसे हम तब सीखते हैं जब हम कुछ भी सीखने के काबिल नहीं होते। ये अपने आप में एक पहेली है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन इसी पहेली को सुलझाना है। हम जानेंगे कि भाषा सीखने के ये चरण क्या हैं। और ये ताकत क्या ये हमारे अंदर पहले से होती है या हम इसे अपने माहौल से सीखते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, हमारे दिमाग में पहले ख्याल आता है या उस ख्याल को बनाने वाली भाषा? और इस सफर में हमारे गाइड होंगे पियाजे, चॉम्स्की, स्किनर और वाइगॉट्स्की जैसे दिग्गज, जिनके विचारों ने इस पूरी बहस को एक शक्ल दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। नोट्स के मुताबिक ये सब कुछ अचानक नहीं होता। नहीं, इसकी शुरुआत होती है पूर्व भाषाई चरण से, जन्म से लेकर करीबन 10 महीने तक। इस दौरान बच्चे सिर्फ आवाजें निकालते हैं, शब्द नहीं, बस आवाजें। जैसे रोना, कूजना, कुछ भी बड़बड़ाना। हाँ, ये एक तरह से नींव रखना है। वो अपनी आवाज और मुंह की मांसपेशियों पर कंट्रोल करना सीख रहे होते हैं। ये भाषा का कह सकते हैं एक रियाज है, परफॉर्मेंस से पहले का। और फिर आता है वो पल जिसका हर माँ बाप को इंतजार रहता है, पहला शब्द। हाँ, करीबन 10 से 13 महीने की उम्र में बच्चा एक शब्द वाला वाक्य बोलता है, जैसे दूध। जिसका मतलब सिर्फ दूध नहीं होता। सही, उसका मतलब हो सकता है मुझे दूध चाहिए या देखो वहां दूध है। हाँ, इसे हॉलो फ्रेज कहते हैं, जहां एक शब्द ही पूरी कहानी कह देता है। लेकिन असली तूफान तो इसके बाद आता है। 18 महीने के आसपास। हाँ, लगभग तब जब बच्चा 2 शब्दों को जोड़ने लगता है। इसे टेलीग्राफिक स्पीच भी कहते हैं। टेलीग्राफिक स्पीच, जैसे पुराने टेलीग्राम में होता था, जहां सिर्फ काम के शब्द भेजे जाते थे। बिल्कुल, मम्मी पानी, पापा गाड़ी। मतलब व्याकरण की कोई चिंता नहीं, बस पहुंचना चाहिए। एकदम। और यहीं से जो रफ्तार पकड़ती है भाषा, वो हैरान करने वाली है। अगर प्रोफेसर स्मिथ के आंकड़े देखें तो 1 साल का बच्चा औसतन सिर्फ 3 शब्द जानता है। सिर्फ 3? सच में? हाँ, बस 3। लेकिन ठीक 1 साल बाद 2 साल की उम्र तक ये संख्या बढ़कर औसतन 272 शब्द हो जाती है। 272? ये तो लगभग 90 गुना की छलांग है। हाँ, इसका मतलब है कि बच्चा लगभग हर दूसरे दिन एक नया शब्द सीख रहा है। ये कैसे मुमकिन है? क्या बच्चे का दिमाग इस उम्र में किसी सुपर कंप्यूटर की तरह काम कर रहा होता है? ये सिर्फ रटना तो नहीं हो सकता? नहीं, ये रटना नहीं है। ये दिमाग के विकास का एक विस्फोट है। आप इसे दिमाग का बिग बैंग कह सकते हैं। वाह। और ये यही नहीं रुकता। 5 साल की उम्र तक बच्चे की शब्दावली में औसतन 2072 शब्द होते हैं। 2000 से भी ज्यादा। इसीलिए नोट्स पे साफ लिखा है कि 2 से 6 साल की जो उम्र है, वो भाषा सीखने का गोल्डन पीरियड है। इस दौरान सीखना सबसे आसान और तेज होता है। तो ये दिमाग की एक ऐसी खिड़की है जो कुछ सालों के लिए खुलती है और फिर शायद धीरे धीरे बंद होने लगती है। एक तरह से, हाँ। और यहीं से वो बहुत पुराना और बुनियादी सवाल उठता है कि ये काबिलियत आती कहाँ से है? प्रकृति या परवरिश? क्या हम इसे लेकर पैदा होते हैं? ये सब कुछ हम अपने माहौल से सीखते हैं। ये मनोविज्ञान की सबसे क्लासिक बहस है। और इस बहस के एक कोने में खड़े हैं नोआम चॉम्स्की, जो कहते हैं कि ये सब प्रकृति का खेल है। बिल्कुल। चॉम्स्की का वो सिद्धांत कि हमारे दिमाग में भाषा सीखने का एक सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल्ड होता है। हाँ, जिसे वो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस या LAD कहते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये सुनने में किसी साईफाई फिल्म के गैजेट जैसा लगता है, पर चॉम्स्की का मतलब था कि हमारे दिमाग में एक ऐसी अंदरूनी क्षमता है जो हमें दुनिया की किसी भी भाषा का व्याकरण समझने में मदद करती है। लेकिन ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि एक बच्चा जो ठीक से चल भी नहीं पाता, उसके दिमाग में दुनिया के सबसे मुश्किल नियमों में से एक, यानी व्याकरण, उसको समझने की मशीन लगी हुई है? चॉम्स्की का तर्क यही है। वो कहते हैं कि एक बच्चा ऐसे वाक्य भी बना लेता है जो उसने पहले कभी सुने ही नहीं है। अच्छा। अगर वो सिर्फ नकल कर रहा होता तो वो ऐसा नहीं कर पाता। ये LAD ही उसे नए वाक्य बनाने की आजादी देता है। और उनका ये भी मानना था कि ये डिवाइस 5 साल की उम्र तक सबसे ज्यादा ताकतवर होता है ना? हाँ, और फिर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। तो ये तो हुआ चॉम्स्की का नजरिया। लेकिन बहस के दूसरे कोने में खड़े हैं BF स्किनर,
जो कहते हैं कि दिमाग में कोई मशीन वशीन नहीं होती। ये सब सिर्फ नकल और प्रोत्साहन का खेल है। हाँ, स्किनर का नजरिया बिल्कुल उल्टा है। वो एक व्यवहारवादी थे। उनका मानना था कि बच्चा एक खाली स्लेट की तरह होता है। और वो अपने आसपास लोगों को बोलते हुए सुनता है और उनकी नकल करता है। सही। और जब वो सही बोलता है तो उसे शाबाशी मिलती है या उसकी जरूरत पूरी होती है, जैसे पानी बोलने पर पानी मिल जाता है। हाँ, और ये एक तरह का इनाम हुआ। अच्छा। और इसी इनाम यानी रीइंफोर्समेंट की वजह से वो उस व्यवहार को दोहराता है। स्किनर के लिए भाषा सीखना साइकिल चलाने जैसा है। मतलब अभ्यास करो, सही करने पर संतुलन बनता है और आप सीख जाते हो। सीधी सी बात, कोई जादू नहीं, कोई दिमागी मशीन नहीं। लेकिन क्या ये थ्योरी हर चीज समझा सकती है? मतलब एक बच्चा ऐसे वाक्य भी तो बोलता है जो उसने कभी सुने ही नहीं। जैसे मैं भागा था की जगह वो बोलता है मैं भाग गया। ये गलती कहाँ से आई? इससे तो उसने कहीं से नकल नहीं किया होगा ना। ये एक बहुत मजबूत पॉइंट है। क्या स्किनर का मॉडल इसे समझा पाता है? नहीं, और यही उनके सिद्धांत की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक है। ऐसी गलतियां दिखाती हैं कि बच्चा सिर्फ नकल नहीं कर रहा, बल्कि वो नियमों को समझने की कोशिश कर रहा है। हाँ, वो व्याकरण के नियमों को अपने दिमाग में प्रोसेस करके लागू करने की कोशिश कर रहा है, भले ही गलत तरीके से। और ये बात चॉम्स्की के सिद्धांत को ज्यादा वजन देती है। तो एक तरफ दिमाग में पहले से मौजूद सॉफ्टवेयर की बात हो रही है और दूसरी तरफ सिर्फ नकल की। पर ये दोनों जिस भाषा की बात कर रहे हैं वो असल में है क्या? इसका एक बहुत ही खूबसूरत ढांचा है। भाषा किसी इमारत की तरह है। एक इमारत जिसकी अपनी नींव, ईंटें, दीवारें सब कुछ है। बिल्कुल। तो इस इमारत की सबसे छोटी ईंट क्या हुई? कोई आवाज? हाँ, उसे स्वनिम या फूनीम कहते हैं। ये किसी भी भाषा की सबसे बुनियादी आवाज है, जैसे क या प। अपने आप में जिसका कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं, लेकिन कल और पल में यही एक आवाज पूरे मतलब को बदल देती है। ठीक है, तो स्वनीम यानी फोनीम भाषा की ईंटें हैं। तो फिर रूपीम या मॉर्फीम क्या हुआ? रूपेम यानी मॉर्फीम मतलब की सबसे छोटी इकाई है। जैसे अंग्रेजी शब्द अनहैप्पी में अन एक रूपेम है और हैप्पी दूसरा। अच्छा, दोनों का अपना अपना मतलब है। हाँ, और जुड़कर एक नया मतलब बनाते हैं। और जब हमारे पास शब्द और उनके मतलब आ जाते हैं तो उन्हें सही तरीके से जमाना पड़ता है। तो क्या वाक्य विन्यास जिसे सिंटैक्स कहते हैं वो भाषा का ब्लूप्रिंट है? क्या बात है! सिंटैक्स भाषा का ब्लूप्रिंट ही है। ये व्याकरण के वो नियम हैं जो बताते हैं कि शब्दों को किस क्रम में रखने से एक सही और सार्थक वाक्य बनेगा। राम ने सेब खाया एक सही सिंटैक्स है। हाँ, लेकिन सेब राम खाया ने गलत है, भले ही शब्द वही है। ठीक है, ढांचा खड़ा हो गया, पर सिर्फ ढांचे का क्या फायदा अगर उसका कोई मतलब न निकले? यहीं पर अर्थ विज्ञान या सिमेंटिक्स की भूमिका आती है। इसका संबंध शब्दों और वाक्यों के गहरे अर्थ से है। अच्छा। जैसे क्रिया के आखिर में ईडी लगाने से पता चलता है कि बात बीते हुए कल की हो रही है। ये सिमेंटिक्स है जो ढांचे में जान डालता है। और फिर आता है वो हिस्सा जो मुझे सबसे पेचीदा लगता है, तथ्यात्मक या प्रैग्मैटिक्स। भाषा का सामाजिक पहलू। हाँ, मतलब ये जानना कि कैसे, कब और किससे बात करनी है। बिल्कुल। आप अपने दोस्त से अलग तरह से बात करते हैं, अपने बॉस से अलग और एक बच्चे से बिल्कुल अलग। ये भाषा के वो अलिखित नियम हैं जो हमें सिखाते हैं कि सही संदर्भ में सही भाषा का इस्तेमाल कैसे करें। और यहीं से एक बहुत गहरा सवाल उठता है कि हम जो कहना चाहते हैं वो हमारे दिमाग में पहले से होता है या फिर भाषा ही हमारे सोचने के तरीके को तय करती है? वही सदियों पुरानी बहस, विचार पहले या भाषा। हाँ, और इस पर भी दो बिल्कुल अलग अलग मत हैं। नोट्स के मुताबिक एक तरफ है जीन पियाजे, जिनका मानना है कि विचार भाषा से पहले आता है। मतलब बच्चे पहले दुनिया को देखते हैं, उसे महसूस करते हैं और अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं, और भाषा तो बाद में उस कॉन्सेप्ट को दिया गया एक लेबल मात्र है। उनका तर्क बहुत सीधा है। एक बच्चे को कुत्ते का मतलब समझाने से पहले उसे असल में एक कुत्ता दिखाना पड़ता है। सही बात है। वो उस जानवर को देखता है, उसकी चार टांगें, उसकी पूंछ, उसके भौंकने की आवाज, ये सब मिलकर उसके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं। और कुत्ता शब्द तो बस उस दिमागी तस्वीर का नाम है। हाँ, पियाजे के लिए सोच का विकास भाषा के विकास को खींचता है, ना कि भाषा सोच को। ये बात काफी हद तक सही लगती है, लेकिन फिर आते हैं लेव वाइगॉट्स्की, जो कहते हैं कि ये रिश्ता इतना सीधा नहीं है। वो मानते हैं कि भाषा सिर्फ विचारों पर लगाया गया एक लेबल नहीं है, बल्कि ये हमारे सोचने के तरीके को आकार देती है। वाइगॉट्स्की का नजरिया कहीं ज्यादा जटिल और दिलचस्प है।
वो मानते थे कि शुरुआती बचपन में लगभग 3 साल की उम्र तक भाषा और विचार 2 अलग-अलग पटरियों पर चलते हैं। अलग अलग। हाँ, बच्चा बिना सोचे समझे कुछ भी बड़बड़ा आता है और बिना भाषा के भी कुछ कुछ सोचता है। और फिर ये दोनों पटरियां मिल जाती हैं। हाँ, और यहीं से क्रांति शुरू होती है। भाषा सोचने का औजार बन जाती है। हम शब्दों में सोचने लगते हैं हमारे विचार ज्यादा जटिल, ज्यादा व्यवस्थित हो जाते हैं। क्योंकि भाषा उन्हें एक ढांचा देती है। वाइगॉट्स्की के लिए ये एक तरफा रास्ता नहीं है, बल्कि एक 2 तरफा सड़क है जहां भाषा और विचार एक दूसरे को लगातार बनाते और संवारते हैं। ये एक बहुत ही ताकतवर ख्याल है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो लोग अलग-अलग भाषाएं बोलते हैं, वो दुनिया को थोड़ा अलग तरीके से सोचते और महसूस भी कर सकते हैं। वाह! बिल्कुल। कुछ भाषाओं में भविष्य के लिए अलग काल नहीं होता, तो क्या वे लोग भविष्य के बारे में हमसे अलग तरह से सोचते होंगे? ये सब सवाल वाइगॉट्स्की के सिद्धांत से ही निकलते हैं। कमाल है। हाँ, तो हमने आज भाषा के विकास के इस अद्भुत सफर को देखा, बच्चों के पहले शब्दों से लेकर इस गहरी बहस तक। अगर आज की इस पूरी चर्चा को समेटे तो 3 बातें साफ नजर आती हैं। पहली, बचपन का वो गोल्डन पीरियड जब दिमाग एक स्पंज की तरह भाषा को सोखता है। वो रफ्तार और क्षमता असाधारण है। एकदम। और दूसरी बात ये कि ये क्षमता हमारे अंदर पहले से है, जैसा चॉम्स्की मानते हैं, या हम इसे पूरी तरह से सीखते हैं, जैसा स्किनर का मानना है। ये बहस आज भी जिंदा है। और सच शायद इन दोनों के कहीं बीच में है। हो सकता है। और तीसरी और सबसे दिलचस्प बात पियाजे और वाइगोस्की के बीच की बहस है। ये सवाल कि विचार भाषा को जन्म देता है या भाषा विचारों को। ये सिर्फ एक एकेडमिक सवाल नहीं है, ये हमारे सोचने, महसूस करने और दुनिया को देखने के तरीके से जुड़ा है। बिल्कुल। ये एक शानदार सारांश है। और अब श्रोताओं के लिए एक आखिरी ख्याल छोड़ जाते हैं। अच्छा। इन नोट्स में स्टीफन क्रैशन के दूसरी भाषा सीखने के सिद्धांत का भी जिक्र है। अब जब हमने ये समझ लिया है कि पहली भाषा कैसे सीखी जाती है, तो ये सोचना दिलचस्प है कि दूसरी भाषा सीखने की प्रक्रिया इससे कितनी अलग या समान है। यह एक बेहतरीन सवाल है। क्या हमारे दिमाग में बचपन वाला वो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस या LAD एक वयस्क के तौर पर भी कौन करता है, या वो दरवाजा अब बंद हो चुका है और हमें मेहनत करके खिड़की से अंदर आना पड़ता है? क्या दूसरी भाषा सीखना भी उतना ही सहज हो सकता है, या ये हमेशा एक सचेत और मुश्किल प्रयास ही रहेगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।